नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सभी से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ताकि एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में आप बैठो तो उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। और व्याख्या सहित हैं, एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, बाकी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्टरिक समूह की है? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्टरिक समूह की है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी लद्दाखी, ऑप्शन सी खांसी, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खांसी। खांसी एक आष्टरिक समूह की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। आष्टरिक समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खांसी, संताली, मुंडरी तथा भूमिज आदि हैं और यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी महागंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पद्मा। ऑप्शन बी पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। जब ये प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ से इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? अधोलिखित में से कौन सी घाटी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? छत्तीसगढ़ PCS प्री 2016 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी ताप्ती, ऑप्शन ई रिहंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ताप्ती। ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ताप्ती या तापी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है इसका बेसिन। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है और इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। विभ्रंश घाटी है, यहाँ पर विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड PCS प्री 2016 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी महानदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसकी। और यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट
के निकट से निकलती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। तो ये 1465 किलोमीटर, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय के पार ट्रांस हिमालय नदी है। यूपीपीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी रावी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सतलज। ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है। सतलज नदी एक हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गोरजे का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए व्यास नदी। और आपको बता दें कि ये IAS प्री 2009 में और UPPSC GIC में 2010 में ये क्वेश्चन आया है और UPPCS प्री 2013 में भी ये क्वेश्चन आया है, यानी तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए व्यास नदी का, ऑप्शन बी चेनाब नदी का, ऑप्शन सी रावी नदी का, ऑप्शन डी सतलज नदी का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सतलज नदी का। ऑप्शन डी पार्ट सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। बाकी व्यास नदी, चेनाब नदी और रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। तिब्बत में है ये, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील में है और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रभावित होते हुए सिपकिला या हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? UPPSC मैन 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियंस, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी नवजीवन, ऑप्शन डी युगांतर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी युगांतर। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, युगांतर से संबंधित नहीं थे। ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, इन तीनों से संबंधित थे महात्मा गांधी, जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंदर कुमार घोष ने शुरू किया था, युगांतर पत्र का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये UPPSC स्पेशल मेंस 2008 में क्वेश्चन आया है। UPUDA LDA स्पेशल प्री 2010 में क्वेश्चन आया है। UPUDA LDA स्पेशल मेंस 2010 में क्वेश्चन आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे सी पार्ट केशव चंद्र सेन। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली थी और फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दें कि आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या नवविधान का नाम दिया और 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुण्य फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कच्छ विहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो 1878 में भी इसमें नवीन ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? ये यूपी पीएससी पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन आया है और यूपी आरओ मेंस 2013 में क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन ए 12 एवं 16, ऑप्शन बी 14 एवं 18, ऑप्शन सी 15 एवं 21, ऑप्शन डी 16 एवं 22। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14 एवं 18। बी पार्ट करेक्ट आंसर है 14 एवं 18। लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम के अंतर्गत। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया। और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में उसका क्या नाम था? IAS प्री 1993 में ये क्वेश्चन आया है। उत्तराखंड PCS प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी सेंट्रल एसोसिएशन, ऑप्शन डी जमींदारी एसोसिएशन। तो जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1828 में हुई थी उसका नाम था डी पार्ट जमींदारी एसोसिएशंस। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, जमींदारी एसोसिएशंस उसका नाम था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जमींदारी एसोसिएशंस या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता या कोलकाता में हुई थी। इसको लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली राजनीतिक संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे ये बताना हमें। ये यूपी आरओ मेंस 2013 में क्वेश्चन आया। तो ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। यूपी PCS प्री 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था 1904 में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत VD सावरकर द्वारा महाराष्ट्र या नासिक में संगठित किया गया था। नासिक में संगठित किया गया था अभिनव भारत VD सावरकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। ये यूपी PCS प्री 2021 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी छबील दास, ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है अंबिका चक्रवर्ती। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं थी, बाकी सरदार भगत सिंह, यशपाल सिंह और छबील दास सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 1926 में लाहौर, वर्तमान जो पाकिस्तान में है, सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था।
और आपको बता दें कि अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे, वो शुरू में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज कौन है? निम्नलिखित में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज कौन है? ऑप्शन ए सुधा सिंह, ऑप्शन बी शिवानी कटारिया, ऑप्शन सी अंजलि भागवत, ऑप्शन डी ललिता बाबर। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंजलि भागवत। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अंजलि भागवत पेशेवर निशानेबाज हैं। और डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। अंजलि भागवत पेशेवर भारतीय निशानेबाज हैं, वे महाराष्ट्र के निवासी हैं और इन्हें 2003 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सुधा सिंह एथलीट दौड़ की हैं ये। शिवानी कटारिया महिला फ्री स्टाइल तैराक हैं तथा ललिता बाबा जो है लंबी दौड़ की धावक हैं, जो महाराष्ट्र से हैं ये भी। और अंजलि भागवत भी महाराष्ट्र से हैं, लेकिन ये निशानेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS अरिहंत निम्न में से क्या है? INS अरिहंत निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए पनडुब्बी, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना बेस, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी विमान वाहक पोत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पनडुब्बी। ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, पनडुब्बी है INS अरिहंत। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। INS अरिहंत एक पनडुब्बी है और भारतीय नौसेना पोत अरिहंत परमाणु शक्ति चालित भारत की एक प्रथम पनडुब्बी है ये, जो परमाणु शक्ति चालित है। और इस 6000 टन के पोत का निर्माण, 6000 टन का वजन है इसका। पोत का निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के अंतर्गत पोत निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम में 2.9 अरब डॉलर की लागत से किया गया है। 2.9 अरब डॉलर की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, ऑप्शन बी जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, ऑप्शन सी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, ऑप्शन डी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? निम्न में से किस जाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हांगुल को, ऑप्शन बी बारासिंगा को, ऑप्शन सी संगाई को, ऑप्शन डी चीतल को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हांगुल को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हांगुल जाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। हांगुल प्रजाति के हिरण को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है और हांगुल उत्तर भारत और पाकिस्तान विशेषकर कश्मीर में पाई जाने वाली हिरण की एक नस्ल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य का पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस हांगुल है। सर्वस एलाफस हांगुल है इसका वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी सागौन, ऑप्शन डी शहद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शहद। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी शहद एक पादप उत्पाद नहीं है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। शहद पादप उत्पाद नहीं है, यह मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है और शहद अधिक श्यानता वाला मीठा पदार्थ होता है। मधुमक्खियां शहद को इकट्ठा करके मोम का निर्माण करती हैं, जबकि जूट, रबड़ और सागौन जो है ये पादप उत्पाद है, यानी पौधों से उत्पादित हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। जबकि शहद जो है ये मधुमक्खी इकट्ठा करती है। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।